गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की रीढ़ की हड्डी नामक चैप्टर के 8वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले 7th पार्ट तक आपने इस पाठ को पढ़ा था और उम्मीद है कि आपको पाठ की कहानी अच्छे से याद होगी, क्योंकि यदि हमें पाठ की कहानी की ठीक ढंग से याद होती है तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में हमें आसानी होती है। तो पाठ को हमने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ाया था और उम्मीद करते हैं कि वो कहानी भी आपको रीढ़ की हड्डी की पूरी अब मालूम हो गई होगी। तो आइए अब हम इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? आपने पाठ में पढ़ा है कि गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जब बातें करते हैं तो एक हमारा ज़माना था, एक हमारा ज़माना था, कई बार इन दोनों ने ऐसा कहा है। तो वही लेखक कह रहा है कि इस समय की यानी अब वर्तमान की तुलना वह अपने ज़माने से कर रहे हैं, क्या यह उचित है? और अगर उचित है तो कहाँ तक उचित है? ठीक ना। देखिए, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान से समय से कर रहे हैं, जबकि इस तरह की तुलना करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि समय के अनुसार जलवायु, समाज और खान पान में परिवर्तन होता रहता है। पहले के समय की क्वालिटी वस्तुओं में हमें आज नहीं मिल रही है। जो सामाजिक स्थिति थी वह सामाजिक स्थिति आज नहीं रह गई है। जो जलवायु थी वह जलवायु आज नहीं रह गई है। समय के अनुसार सब में परिवर्तन होता गया है। व्यक्ति की आमदनी भी जो पहले थी वह अब नहीं रह गई है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो हम उस समय की तुलना, पिछले समय की तुलना अपने वर्तमान समय से करते हैं तो यह कतई उचित नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन जो है ये निरंतर होता रहता है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही सबसे अच्छा होता है। हमें परिवर्तन को स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः इन दोनों के द्वारा अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना उचित नहीं है। ओके बच्चों, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? यानी रामस्वरूप एक तरफ तो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, यानी उसे बीए तक पढ़वाते हैं, और उसके बाद जब विवाह खोजते हैं, उसका विवाह शादी उसकी तय करते हैं, तो कहते हैं मेरी बेटी केवल मैट्रिक तक पढ़ी है। तो ये जो उनके चरित्र का विरोधाभास है वह उनके किस विवशता के कारण है? उनके चरित्र में यह विवशता या यह विरोधाभास क्यों आया, इसको आपको बताना है। देखिए, उत्तर में रामस्वरूप जो हैं वो एक खुले विचारों के व्यक्ति हैं। वो स्त्री शिक्षा को अनुचित नहीं मानते हैं। इसी कारण उन्होंने अपनी बेटी को बीए तक की शिक्षा दिलवाई। उनका मानना था कि स्त्रियों को भी आगे बढ़ने के लिए जीवन में और विकास करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यही सोचकर उन्होंने अपने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज का जो यह नियम है, समाज के लोग जो यह विचार रखते हैं कि स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। इसी कारण से रामस्वरूप जो हैं वो एक मजबूर पिता के समान हो जाते हैं, या उनके एक लड़की के एक पिता की मजबूरी की तरफ इशारा करती है यह कहानी कि इसीलिए रामस्वरूप जो हैं वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपा करके बताते हैं कि यह केवल मैट्रिक तक ही पढ़ी है। ओके बच्चों, तो ये था
दूसरे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। देखिए, रामस्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए वह अपनी बेटी उमा से चाहते हैं कि वह सीधी साधी, कम पढ़ी लिखी तथा कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करे। इसी व्यवहार की वह उमा से अपेक्षा करते हैं और वह उचित नहीं है, क्योंकि वह लड़की है, कोई मेज कुर्सी भेड़ बकरी नहीं है जो उसे लोग केवल देख करके खरीद लें। वह पढ़ी लिखी है, सिलाई कढ़ाई जानती है, वह अच्छा गा भी लेती है। तो इस प्रकार से इतने सारे गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह कतई उचित नहीं है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को फिर से बता दे रहे हैं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।